जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 2 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन 18 जनवरी से 1 फरवरी तक किया गया था। इसका आयोजन मेलबर्न पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और ये हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। जो ग्रीन सेट होता है उसमें इसका आयोजन होता है। 2026 के विजेताओं की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन के हैं। और उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के थे। वहीं अगर हम महिला एकल की बात करें तो विजेता एलेना रायबकीना रही हैं जो कि कजाकिस्तान की हैं। उप विजेता रही हैं आर्याना सवालेंका जो कि बेलारूस की थी। इसके अलावा पुरुष युगल का खिताब क्रिश्चियन हैरिसन ने जीता है, ये अमेरिका के हैं। और इसके अलावा इनके साथ नील स्कूप्सकी ने जीता है जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं। महिला युगल का खिताब एलिस मर्टेंस और झांग शुवाई की जोड़ी ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के अगर हम विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल का विजेता जेनिक सिनर ने जीता था, ये इटली के थे। और महिला एकल का खिताब जीता था मेडिसन कीज ने जो कि यूएसए की। चारों ग्रैंड स्लैम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है? विंबलडन। 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। लंदन इंग्लैंड में यह आयोजित होता है और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर ये खेले जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरुआत हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन दोस्तों एक साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं इसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है इसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। ये क्रम जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो उन्होंने 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2026 को बजट 2026 पेश किया गया है। उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है 2026 में और उनके द्वारा जो बजट भाषण दिया गया है इस साल वो 85 मिनट का रहा है। अब हम समझते हैं कि ये बजट क्या है। तो दोस्तों बजट जो है वो सरकार का 1 साल का वित्तीय लेखा जोखा होता है। यानी सरकार ये बताती है कि 1 साल में सरकार को आय कहाँ से होगी और उसका खर्च कहाँ पर किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी बजट में होती है और ये एक वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 112 है यह अनुच्छेद केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे और इसको वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया जाता है। भारत का पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम चेट्टी, जिन्होंने 1947 में पेश किया था। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 1 फरवरी 2017 को रेल बजट को आम बजट में फिर से मिलाया गया था। सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार। और फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? निर्मला सीतारमण जी का, उन्होंने 9 बार बजट प्रस्तुत किया है। 2026 के बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। बाकी हमने बजट का एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाएं तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश का डिफेंस बजट यानी रक्षा बजट
6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा इस बजट में ये भी बताया गया है कि देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। तो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1,000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे। देश भर में 4,000 नई ई बसें चलाई जाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए स्व सहायता उद्यम यानी सी मार्ट्स की शुरुआत होगी। देश में एम्स के स्तर के 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनेंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन की स्थापना की जाएगी, ये इस बजट में बताया गया है। इसके अलावा 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी। तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी। किसानों के लिए AI टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी और देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये हैं बजट 2026 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP के प्रमुख अजीत पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM बनाया गया है महाराष्ट्र का। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और इसके अलावा एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई में इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। हाल ही में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी दांड को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी A और B दोनों। तो हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से भारत में रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। तो एक जो रामसर स्थल घोषित किया गया है जिसका नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश के एटा में है। नाम इसका पटना पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में है, इतना जरूर आप याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है आपके लिए। और गुजरात का छारी दांड जो कि कच्छ में है, इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश में 11 रामसर साइट हो गए हैं। दिसंबर 2025 में राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी रामसर सूची में शामिल किया गया था। रामसर स्थल क्या होते हैं? तो रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। ठीक है, इसी के तहत ये रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। वेटलैंड्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो वेटलैंड्स ऐसी जगह होती है जो वर्ष भर गीली होती है, नम होती है। हाल ही में घोषित किए गए रामसर स्थल डिस्कस करते हैं, जैसे गोगाबिल झील, ये कटिहार बिहार में है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला बिहार में। खीचन वेटलैंड साइट फालौदी और जोधपुर राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में। सक्कारा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उधवा झील झारखंड में। खेचो पलरी वेटलैंड सिक्किम में और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर तमिलनाडु में स्थित है।
किस एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो आदमपुर एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है, इसका नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 फरवरी 2026 को पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया है और इसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया है। और ये आदमपुर जालंधर पंजाब में स्थित है। और यह कार्यक्रम गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने लुधियाना में हरवारा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल का भी वर्चुअली उद्घाटन किया है। बदले गए नाम डिस्कस करते हैं। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद कप रखा गया था। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम लोक नेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम परशुरामपुरी। और खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का नाम भरतहरी नगर। और राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर। और कार्नोक ब्रिज मुंबई का नाम सिंदूर ब्रिज किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 38। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी WIPO ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को जारी किया है। इस इंडेक्स में किसी देश की इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की माप की जाती है। तो भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है 2025 की इस रैंकिंग में। सर्वे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयासों की वजह से भारत की रैंक में सुधार हुआ है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है इस इंडेक्स में। और बात करें अगर हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO की, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1975 में भारत इसमें शामिल हुआ था। और इसका काम है IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वैश्विक संरक्षण को बढ़ावा देना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। माइकल नोब्स का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध हॉकी कोच थे। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो 29 जनवरी 2026 को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी प्लेयर और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नोब्स का निधन हो गया है। वह 72 साल के थे। 2011 से 13 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वो कोच रहे हैं। और उनके कोच रहते हुए भारतीय पुरुष टीम ने 2012 लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और आपको याद रखना है कि माइकल ने 1979 से 85 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 इंटरनेशनल मैच जीते हैं। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो मशहूर पत्रकार मार्क टली का निधन हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हुआ है। ट्रेड यूनियन नेता अनंत सुब्बाराव का निधन हुआ है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर इलियास पासा का निधन हुआ है। पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ है। मशहूर डिजाइनर वैलेंटिनो गारबानी का निधन हुआ है। ये इटली के थे। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ है। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का भी हाल ही में निधन हुआ है। क्रिस्टल डन किस देश की फुटबॉल प्लेयर थी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिकी फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टल डन ने रिटायरमेंट का ऐलान हाल ही में किया है। उनकी उम्र 33 साल है और 2019 में वीमेंस वर्ल्ड कप और 2024 में ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन नेशनल सोकर में क्रिस्टल ने 25 गोल किए हैं और 160 कैप मैच जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह हरियाणा में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है।
इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है और इसकी थीम है लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत और ये 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेला साथी ऐप। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में इजिप्ट चौथी बार इसमें शामिल हुआ है। थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय रहे हैं। भारत के कुछ प्रमुख मेले डिस्कस करते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। सोनपुर पशु मेला सोनपुर बिहार में, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर राजस्थान में, गोवा कार्निवल गोवा में, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में, गंगा सागर मेला और पश्चिम बंगाल में लगता है, सागर द्वीप दक्षिण 24 परगना में, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता पश्चिम बंगाल में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में, रामकेली मेला मालदा पश्चिम बंगाल में और महामृत्युंजय मेला रीवा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश में 7 सालों के बाद फिर से राजनयिक मिशन शुरू कर रहा है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। यहाँ पर राजनीतिक मिशन नहीं है, यहाँ पर राजनयिक मिशन है। तो अमेरिका वेनेजुएला के साथ 7 सालों के बाद अपने राजनयिक संबंध फिर से खोल रहा है, यानी राजदूतों की नियुक्ति होने जा रही है आने वाले समय में। ठीक है, तो फरवरी 2019 में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध टूट गए थे, अब वो फिर से शुरू हो रहे हैं। तो अमेरिका ने अपने राजनयिक जो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास वहाँ पर भेज दिए हैं और अभी आपको याद ही होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहाँ सत्ता से हटाया है अमेरिका ने और अमेरिका ने उनको गिरफ्तार भी किया हुआ है। वेनेजुएला देश की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। काराकस यहाँ की राजधानी है। डेल्जी रोड्रिगेज यहाँ की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। स्पेनिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर तेल प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, सोना और बॉक्साइट भी पाया जाता है। यहाँ की पूरी इकोनॉमी तेल पर निर्भर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें और इसके अलावा स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सलवारा ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर जाइए, अभी इसमें छूट चल रही है, बहुत बड़ी छूट है। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 700, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी और इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। और दोस्तों आपको इसमें लुसेंट को पढ़ाया जाएगा। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है उसमें इस प्रकार की रैंकिंग जारी की जाती है। आप भी यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और रैंकिंग जान सकते हैं। कॉम्बो पैक वाले ऑप्शन पर आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इनको जाकर के प्राप्त कर ले। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको अभी जनवरी 2026 की जो ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, तो इसको जाकर के प्राप्त कर ले। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 900, तो आपको इसमें भी छूट मिल जाएगी। जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया है? निर्मला सीतारमण ने। 2026 में पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? जस्पे। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी एआई इन्फेरेंस एक्सेलरेटर चिप लॉन्च की है? मेया 200। मुख्यमंत्री एती कोली दुती पात योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? असम। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय किस संस्थान में शुरू किया गया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? यूरोपीय यूनियन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत अहमदाबाद में बने स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस राज्य की छात्रा ने जीता है? तमिलनाडु। इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी है? साराह मुल्लाली। 31 जनवरी 2026 को भारत
पहली बार किस बैठक की मेजबानी करेगा? अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन ये था कि आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में हाल ही में किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। और ऐप पर 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं।